नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई पेड़ हो, ना जंगल हो, ना बर्ड्स की आवाज़ आए, ना शेर, हाथी, हिरन या मोर दिखाई दे, ना साफ़ हवा हो, ना बारिश हो। क्या ऐसी दुनिया में इंसान सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सिर्फ एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम इसी बारे में डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज़ फॉरेस्ट? सिंपल लैंग्वेज में, जिस एरिया में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और वाइल्ड लाइफ नेचुरली मौजूद हो, उसे फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का ग्रुप नहीं होता। एक फॉरेस्ट के अंदर होते हैं ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिवर, सोइल, और इन सब का एक दूसरे से रिलेशन होता है। इसी रिलेशनशिप को इकोसिस्टम कहते हैं। डेली लाइफ एग्जाम्पल। सोचो तुम्हारे स्कूल की क्लास, टीचर, स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड, फैंस, बेंचेस, बुक्स सब मिलकर क्लास बनते हैं। अगर टीचर ही ना हो तो क्लास प्रॉपरली नहीं चलेगी। वैसे ही फॉरेस्ट में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है। एक भी ऑर्गेनिज्म गायब हुआ तो पूरा बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। अब सवाल आता है, फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे रीजंस है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, फॉरेस्ट्स गिव अस ऑक्सीजन। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यही ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए फॉरेस्ट को अर्थ के लंग्स भी कहा जाता है। सेकेंड, फॉरेस्ट कंट्रोल क्लाइमेट। ट्रीज इन्वायरमेंट को कूल रखते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं, रेनफॉल को मेंटेन करते हैं, और अगर फॉरेस्ट कम होंगे तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। थर्ड, फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल इरोशन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सोइल इरोशन क्या होता है। ट्रीज की रूट्स सोइल को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। जब हैवी रेनफॉल होती है तो सोइल बहने से बच जाती है। फोर्थ, फॉरेस्ट प्रोवाइड रिसोर्सेज। फॉरेस्ट हमें देते हैं टिम्बर यानी लकड़ी, मेडिसिन्स, रबर, हनी, फ्रूट्स, फायरवुड, बैम्बू, लैग गम और बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। फिफ्थ, फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ। शेर, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, बियर, मंकी, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, सबका घर फॉरेस्ट ही होता है। अगर फॉरेस्ट खत्म हो गए तो वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी। अब समझते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में, जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली फॉरेस्ट या नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर, लोयन, एलिफेंट्स, पिकॉक, स्नेक, डियर, क्रोकोडाइल, बटरफ्लाई, ये सब वाइल्ड लाइफ का हिस्सा हैं। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, बायोडाइवर्सिटी। ये बोर्ड एग्जाम का एक फेवरेट टॉपिक है। वर्ड को तोड़ते हैं। बायो यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी यानी वेराइटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में, अर्थ पर जितने डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की वैरायटी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इजी एग्जांपल, एक गार्डन में सिर्फ रोजेस लगे हैं, दूसरे गार्डन में रोज, सनफ्लावर, लिली, ट्यूलिप, जैस्मिन और मैंगो ट्रीज भी हैं। कौन से गार्डन ज़्यादा डाइवर्स है? सेकेंड वाला। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मेनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही स्पीशीज के अंदर डिफरेंस होना। जैसे डॉग्स ब्रीड होती है लेब्राडोर की, एक जर्मन शेफर्ड की, एक पर्क्स हस्की, सब अलग अलग ब्रीड है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सेकेंड, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, एक एरिया में कितनी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। जैसे एक जंगल में टाइगर रहते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, मंकीज, पिकॉक, स्नेक, सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं। यही स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है। थर्ड, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डिफरेंट इकोसिस्टम का होना। जैसे कहीं पे जंगल होते हैं, कहीं पे डेजर्ट, ग्रासलैंड, कहीं माउंटेन्स, कहीं पर रिवर होता है और कहीं पे वेटलैंड। ये अलग अलग इकोसिस्टम है और इसमें अलग अलग प्रजाति की स्पीसीज रहती हैं। फ्लोरा एंड फोना। अब 2 नए वर्ड्स। फ्लोरा मतलब सारे प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर, ग्रास, श्रब्स, सब फ्लोरा हैं। तो पेड़ पौधे जो भी से रिलेटेड चीज़ें सब फ्लोरा कहलाती हैं। एंड फोना, फोना मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, ये सब फोना है। नाउ, इंडिया ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया दुनिया के उन कंट्रीज़ में से एक है जहां बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इंडिया में मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेजर्ट, हिमालयाज, ग्रासलैंड, मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसलिए इंडिया में हज़ारों स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जनरली देखा जाए तो इंडियाज़ में हर तरह का क्लाइमेट हमें दिखता है। ये हमारे लिए एक नेचुरल ट्रेजर है। थ्रेट टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आज फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डेंजर में है। हर साल हज़ारों हेक्टर फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। बहुत से एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन के डेंजर में हैं। अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हमने बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा, फोना और इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ा। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर फॉरेस्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं तो फिर हर साल फॉरेस्ट कम क्यों हो रहे हैं और बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्शन की डेंजर में क्यों पहुंच गए? वाई आर फॉरेस्ट डिसअपियरिंग? इसके पीछे एक रीज़न है, एक एक करके समझते हैं।
फर्स्ट, एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहला रीज़न, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ फूड की डिमांड भी बढ़ गई, इसलिए नए फार्म्स बनाए गए। कई फॉरेस्ट को काटकर एग्रीकल्चर लैंड में बढ़ा दिया गया। एग्जाम्पल, अमेजन रेन फॉरेस्ट के कई एरियाज में आज फार्मिंग हो रही है। इंडिया में भी पहले कई फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर के लिए क्लियर किया गया था। सेकंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वैसे वैसे लैंड की डिमांड भी बढ़ी। फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट काट दिए गए। माइनिंग प्रोजेक्ट भी फॉरेस्ट के अंदर शुरू हुए। रिजल्ट, फॉरेस्ट एरिया कम होता गया। थर्ड, अर्बनाइजेशन। सिटीज़ हर साल एक्सपांड हो रही हैं। न्यू कॉलोनीज, रोड्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। फोर्थ है माइनिंग। माइनिंग फॉरेस्ट के लिए बहुत हार्मफुल है। कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, इन सब मिनरल्स को निकालने के लिए फॉरेस्ट की लैंड खोदी जाती है। माइनिंग के बाद लैंड और बायोडाइवर्सिटी दोनों को नुकसान होता है। फिफ्थ है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए डैम्स, रोड्स, रेलवे, पावर प्रोजेक्ट, केनाल बनाती है। ये डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर प्लानिंग के बिना हो तो फॉरेस्ट काफ़ी डैमेज होते हैं। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट काटने के क्या रिजल्ट्स होते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला इफेक्ट, जब फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं तो एनिमल्स का घर भी ख़त्म हो जाता है। कई स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं, कई मर जाती हैं और कुछ एक्सटेंड भी हो जाती है। क्लाइमेट चेंज। ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं। अगर ट्रीज़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। रिजल्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। थर्ड, सॉइल इरोजन। ट्रीज़ की रूट्स सॉइल को पकड़ कर रखते हैं। डिफॉरेस्टेशन के बाद रेन वाटर फर्टाइल सॉइल को बहा ले जाता है। फ्लड्स। फॉरेस्ट रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जब फॉरेस्ट कम हो जाते हैं तो वाटर डायरेक्टली रिवर्स में चला जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। ड्रॉट। जहाँ फॉरेस्ट कम होते हैं वहाँ रेनफॉल भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे ड्रॉट का रिस्क बढ़ता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। अब एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइंटिस्ट ने स्पीशीज़ को उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है नॉर्मल स्पीशीज़, जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, अभी उनके एक्सटिंक्शन का डेंजर नहीं, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट, गाय हो गई, भैंस, ये अभी नॉर्मल स्पीशीज़ हैं। सेकेंड है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई है कि अगर प्रोटेक्शन ना दिया गया तो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जैसे टाइगर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो। थर्ड, वल्नरेबल स्पीशीज़। इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है लेकिन अभी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं पहुंची हैं। अगर प्रोटेक्शन ना मिला तो फ्यूचर में इंडेंजर्ड बन सकती हैं। फोर्थ है रेयर स्पीशीज़। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एरियाज़ में मिलती हैं। अगर इनका कंजर्वेशन ना हो तो ये इंडेंजर्ड बन सकती हैं। फिफ्थ है एंडेमिक स्पीशीज़। एंडेमिक का मतलब जो स्पीशीज़ सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही नेचुरली मिलती हैं। एग्जाम्पल, अंडमान का वाइल्ड पिग, निकोबार का पिजन। अगर उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया तो वो पूरी दुनिया से गायब हो सकती हैं। सिक्स्थ है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये वो स्पीशीज़ है जो अर्थ से कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये कहीं भी नेचुरली नहीं मिलती। एग्जाम्पल, डायनासोर्स, डोडो, पैसेंजर पिजन। नाउ रेड डेटा बुक। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म, रेड डेटा बुक, ये एक स्पेशल रिकॉर्ड बुक होती है जिसमें इंडेंजर्ड और थ्रेड स्पीशीज़ की इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। इसका पर्पस है उन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना और उनका कंजर्वेशन के लिए प्लानिंग बनाना। हमने अभी पढ़ा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सबसे बड़ा खतरा किससे है। हमने डिफॉरेस्टेशन, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़ और रेड डेटा बुक के बारे में डिटेल में पढ़ा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ख़त्म होते जा रहे हैं तो उन्हें बचाया कैसे जाए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सबसे पहला एक नया वर्ड, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी रिसोर्स को समझदारी से उपयोग करना और उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट का बिल्कुल यूज़ ही ना करें, बल्कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें और उनकी प्रोटेक्शन भी करें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल भी है। वाई इज़ कंजर्वेशन नेसेसरी। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, सॉइल इरोशन और फ्लड बढ़ेंगे, फ्यूचर जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। इसलिए कंजर्वेशन सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि इंसान के फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। प्रोटेक्टेड एरियाज़। इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कई प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों का पर्पस वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहां वाइल्ड लाइफ और पूरे इकोसिस्टम को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। यहाँ हंटिंग अलाउड नहीं होती, ट्रीज कटिंग अलाउड नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड होती है। गवर्नमेंट इन एरियाज़ को लीगली प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, गिर नेशनल पार्क गुजरात एंड कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, लेकिन नेशनल पार्क के कंपैरिजन में यहाँ कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हो सकती हैं, जैसे रिसर्च, कंट्रोल टूरिज्म,
कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़। मेन पर्पस वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट्स में प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जांपल पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड रहते हैं, एंटायर इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड रहता है। वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रहता है, कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, फोकस मेनली ऑन एनिमल्स। अब तीसरा प्रोटेक्टेड एरिया बायोस्फीयर रिजर्व। यह नेशनल पार्क या सेंचुरी से भी बड़ा एरिया होता है। यहाँ सिर्फ एनिमल्स ही नहीं बल्कि प्लांट्स, फॉरेस्ट, लोकल कम्युनिटीज़ और पूरा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंजर्वेशन, रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर। अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1970s में इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम हो रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। ऑब्जेक्टिव्स थे टाइगर को प्रोटेक्ट करना, पोचिंग रोकना, टाइगर हैबिटेट्स को कंजर्व करना और टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाना। आज प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से कई टाइगर रिजर्व्स में टाइगर पॉपुलेशन में सुधार देखने को मिला है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, सिर्फ टाइगर्स ही नहीं, एलिफेंट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। इसका पर्पस था एलिफेंट हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कम करना और एलिफेंट पॉपुलेशन को कंजर्व करना। नाउ चिपको मूवमेंट। अब एक फेमस मूवमेंट की बात करते हैं, चिपको मूवमेंट। ये उत्तराखंड के हिमालय रीजन में शुरू हुआ। जब लोगों को पता चला कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो गांव के लोग पेड़ों से चिपक गए, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट का मैसेज था ट्रीज आर लाइफ। इस मूवमेंट ने पूरे इंडिया में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अवेयरनेस बढ़ाई। नाउ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पहले फॉरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की होती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने सोचा अगर लोकल लोग भी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो रिजल्ट और अच्छे होंगे। इसी आइडिया से जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू हुआ। मीनिंग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल विलेजेस मिलकर फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। बेनिफिट्स, फॉरेस्ट सेफ रहते हैं, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और सस्टेनेबल यूज़ पॉसिबल होता है। सेक्रेड ग्रोव्स, इंडिया के कई विलेज में कुछ फॉरेस्ट को रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से प्रोटेक्ट किया जाता है, इन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। यहाँ लोग पेड़ काटने पाप मानते हैं, इस वजह से फॉरेस्ट नेचुरली कंजर्व हो जाता है। एग्जाम्पल मिलता है मेघालय, राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स। रोल ऑफ कॉमन पीपल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिर्फ गवर्नमेंट फॉरेस्ट बचा सकती है? नहीं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेपर वेस्ट कम करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स ना खरीदें, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाएं और फॉरेस्ट रूल्स का पालन करें। छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर बड़ा डिफरेंस लाते हैं। फाइनल चैप्टर कंक्लूजन। बच्चों, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अगर फॉरेस्ट बचेंगे तभी बायोडाइवर्सिटी बचेगी, बायोडाइवर्सिटी बचेगी तभी इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा और इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा तभी ह्यूमन लाइफ सिक्योर रहेगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, व्हेन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट वी आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग आवर ओन फ्यूचर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज हमने क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।